तो देखिए जो आज का टॉपिक है और यहाँ पर है 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 3। तो वार्षिक परीक्षा नज़दीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सही विकल्प का प्रश्न है पहला वाला, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसे व्यक्त करता है। तो जो आवर्त है वो मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। जैसे समूह होते हैं ना आवर्त सारणी में, समूह और आवर्त, तो जैसे मान लो आवर्त हम बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब उसके क्वांटम संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एफ माइनस, एन ई, एन ए प्लस का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फ्लोरीन में होते हैं इलेक्ट्रॉन 9, लेकिन एक ऋण आ गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और एक मिल गया, तो कितने हो गए, 10। नियान में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। सोडियम में होते हैं 11, पर इसमें प्लस लगा है, माने एक क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो कितने हो गए, 10। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान। इसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो आकार किससे प्रभावित होता है, नाभिकीय आवेश से, है ना। तो यहाँ पर आकार का संबंध किससे होता है, नाभिकीय आवेश से। फिर देखिए, इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत, ये ऋण विद्युती है, माने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से करता है, तो वो कौन होता है, फ्लोरीन। वैसे 17वें समूह के जो तत्व होते हैं वो ज़्यादा ऋण विद्युती होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ्लोरीन। अब देखो, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा। तो ये एल्युमिनियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 13। इसमें एक त्याग कर दिया तो कितना हुआ, 12। इसमें दो त्याग कर दिया तो 13 में दो जाएगा, कितना हुआ, 11। अब यहाँ पर तीन त्याग कर दिया तो 13 में तीन गया तो कितना हुआ, 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आकार कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खाली स्थान होती है, तो ये क्या होती है, शून्य। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनका तो संयोजी कक्षा पूर्णतः भरा होता है, न उसको लेना है न उसको क्या करना है, देना है, मतलब उसकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होगी, शून्य। फिर देखिए, द्वितीय समूह में बेरिलियम में तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ये भी क्या होती है, शून्य होती, ये भी क्रिया नहीं करते हैं। फिर देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में खाली स्थान होता है। तो यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर किसी भी तत्व के द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव इसके प्रथम आयनन विभव से क्या होता है, अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13 हैं। यदि इससे एक निकाल दूं तो कितना होगा, 12। एल्युमिनियम में कितना हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला। और यहाँ पर समझो कि जो आयनन ऊर्जा का मान है, मान लो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, इसमें दो आवेश आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11। अब ऊर्जा कितनी लगेगी, अब ऊर्जा उससे और अधिक लगेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मान के चलो कि ये पहला आयनन ऊर्जा का मान था वो कम, दूसरे आयनन ऊर्जा का मान अधिक, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और अधिक ऊर्जा लगेगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणीय तत्व आवर्त के खाली स्थान समूह में पाए जाते हैं। तो ये 7A समूह में पाए जाते हैं, और 7A नहीं लिखना है तो 17वां, 18 आवर्त है ना, ये 18 समूह है ना। तो ये सातवें समूह में जो होंगे उनका 17वां जो समूह होगा, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, 7A समूह।
उसकी विद्युत ऋणता कैसी होती, अधिक होती। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, एस्टाटीन है, ये जो सातवें समूह के तत्व होते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का जल्दी से त्याग कर देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इनकी जो विद्युत ऋणता होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक। फिर यहाँ लिथियम, मैग्नीशियम तथा बेरिलियम, एल्युमिनियम के गुणों में समानता पाई जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? विकर्ण संबंध। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने खाने हैं, माने समूह कितने हैं? 18, और आवर्त कितने हैं? 7। ठीक। फिर ये है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के होने पर आवर्त में परमाणुविक त्रिज्या का मान क्या होगा? घटेगा। आवेश का मान बढ़ेगा तो वो नाभिकीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कैसी होती है? अधिक होती है। फिर यहाँ पर डोबे राइनर ने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो खाली स्थान तत्व पहले तत्वों के समान गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो ये कौन सा तत्व है? 8। इसलिए वो 8 समूह बनाया था जब अपनी सारणी बनाया था। तो अब चलिए इसमें जोड़ी देखते हैं, कौन सी उत्कृष्ट गैस है। तो यहाँ पर ये जो 18वें समूह के हैं ना, जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है, संयोजी कक्षा पूर्णतः भरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। आर्गन है, नियान है, रेडान है, हीलियम है, ये सभी कैसे कैसे कहलाती हैं? उत्कृष्ट गैस है। ठीक है। कौन से हैलोजन है? हाँ, तो हैलोजन का मतलब होता है जो 17वें समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? हैलोजन। इसमें कौन सी क्षार धातुएं हैं? तो ये क्या है? पोटेशियम। ये पहले समूह का होता है। पहले समूह और दूसरे समूह वाले तत्व जो होते हैं क्षारीय होते हैं। कौन सा 4 संयोजकता वाला है? तो ये क्या होता है? कार्बन। 4 संयोजकता का मतलब होता है जिसकी बाहरी कक्षा में 4 हो। जैसे कार्बन में 6 होता है, यदि इसका परमाणु विन्यास करोगे तो 2 और 4 हो जाएगा। इसकी बाहरी कक्षा में कितने हो गए? 4। तो 4 संयोजकता वाला क्या है? कार्बन है। अब देखो, N-3 और O-2 दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, पर -3 है तो 3 इसको इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो कितने हुए कुल? 8। और ऑक्सीजन में होती है यहाँ पर, नहीं नहीं, नाइट्रोजन में जो होती है 7 होती है। नाइट्रोजन में कितनी होती है? 7। तो 7 3 कितना हुआ? 10। ऑक्सीजन में होता है 8 और ये +2 और हो गया तो कितना हो गया? 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो, एल्युमिनियम की कौन सी ऑक्सीकारक अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है? तो हमको पता लगाना है तो सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम की होती है 13। यदि हम का इसका परमाणु विन्यास करें तो 2 8 कितना होगा? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, तो स्थायी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका +3। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं ऐसे पूछूं कि कैल्शियम का 20 होता है तो इसमें बताओ कैसे करोगे? बताओ मुझे। क्या होगा? पहले 2, फिर 8, फिर 8, है ना? और फिर लास्ट में कितना बचा? 2। 20 हो गए। कितनी होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या? 2। अंतिम वाला ये कक्षा का देखो। ठीक है, इस तरह से है। अब देखते हैं, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, बताइए वह आवर्त सारणी में किस वर्ग में उपस्थित होगा? तो हम लोग तो 18 वर्ग बनाए हैं ना, 18 समूह, तो कौन से समूह में होगा? 16वें समूह। 16 है तो 16वां, 17 है तो 17वें समूह में, ऐसे जाता है। 18 है तो 18वां, 19वां होगा तो फिर पहले समूह में आ जाएगा, है ना? 20 होगा तो फिर 18 तक सीधे सीधे चलेगा, है ना? इसके बाद फिर वो शुरू में आ जाता है। हाँ, ऐसा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 7 आवर्त हैं। पहले में एक साइड जो है हाइड्रोजन है और दूसरे साइड क्या रखा गया है? हीलियम। तो कितने तत्व हो गए? सिर्फ 2। अब बाकी में फिर 8 तत्व होते हैं, या 18 भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखते हैं 2 अंकों के प्रश्नों को।
आवर्त तालिका में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? चूंकि तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया है। तो ये है आवर्त तालिका में व्यवस्था, कि जब हम तत्वों को व्यवस्थित किए हैं तो किस आधार पर रखे हैं। जैसे आपकी वहाँ पर लाइन लगती है जब प्रेयर करते हो, तो किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर, कि मोटाई के आधार पर, कि वजन के आधार पर? किसके आधार पर? लंबाई के आधार पर लगती, छोटा वाला फिर बड़ा वाला। ऐसे इसका किसका आधार होता है? इसका आधार होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है बाहरी कक्षा का, तो फिर वह उसी समूह में रखा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले एक समूह में रखे गए। ठीक है। जैसे मान लो सोडियम है पहले समूह का, उसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन वाले होंगे वो किस समूह में रहेंगे? पहले समूह में। ठीक है, इस तरह से है। अगला देखिए, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? है ना? तो देखिए, एक ही वर्ग माने एक ही समूह, एक ही समूह के जो तत्व होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? एक जैसे होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे है, इसलिए उनका रासायनिक गुणधर्म भी कैसा होगा? एक जैसे होगा। जैसे देखो, यहाँ पर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन ले लेता हूँ, दो चीज़ें लेता हूँ, तो यहाँ पर ये जो है फ्लोरीन का होता है 9, तो कितना हुआ? 2 7। क्लोरीन का ले लेता हूँ तो 2 8 और कितना हुआ? 7। अब इसका गुण और इसका गुण एक जैसे होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा? एक जैसा है, तो समान गुण प्रदर्शित करेंगे। ये भी विद्युत ऋणी है, ये भी विद्युत ऋणी है ना? ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एफ के घात माइनस आएगा, और क्लोरीन भी करेगा तो इसकी एफ की घात क्या होगा? माइनस सी आएगा, सी एल की घात। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एक ही समूह के या वर्ग में जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? समान होता है। बस ये आपको समझना है। अब देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न है, अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों? तो अक्रिय गैस अभी मैं बताया था, क्या है? हीलियम है, आर्गन है, नियान है, क्रिप्ट जेनान है, ठीक है, रेडान है, ये एक्स ही लिखा है। तो ये सभी जो गैसें हैं ये कैसी होती? अक्रिय गैस हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा पूर्णतः भरी होती है। ठीक है, अक्रिय गैसों का नाम समझ में आ गया, है ना? इसी को अक्रिय गैस बोलेंगे, इसी को उत्कृष्ट गैस भी बोलेंगे। ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन है इसका आयनन विभव उच्च होता है। आयनन विभव वो होता है जिसमें हम आयन निकालने के लिए शक्ति लगाते हैं, विभव लगाते हैं। तो इससे आयन आयनत होगा ही नहीं, इसका पूर्ण भरा है, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी से ये देगा। तो आपको ये समझना है कि इनका जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्थायी होता है। इनका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? स्थायी होता है। स्थायी, स्थायी माने नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, इसके कारण इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके आयनन विभव का मान उच्च होता है। तो दोबारा से समझे, अक्रिय गैसों का आयनन विभव उच्च क्यों होता है? तो आप लिखोगे, इनका जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी होता है, अतः इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसके आयनन विभव का मान उच्च होता है। अब देखिए, यहाँ पर है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। सेम कारण मैं अभी बताया ना, जो आयनन विभव वाला है, कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। हाँ जी। तो देखिए, अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। इस नियमानुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के समान होता है। तो बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यही अष्टक का नियम है। ठीक। अगला प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का है, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। व्याख्या करिए। इसी का उल्टा बोल रहा है। सभी संक्रमण तत्व क्या हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं, पर सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। कैसे?
संक्रमण तत्व की परिभाषा होती है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो किस कक्षा में प्रवेश करता है, डी कक्षा में प्रवेश करता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, n-1 डी में 1 से 10 तक हो सकते हैं, और ये ns 1 से 2 तक हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जैसे जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये संक्रमण तत्व की विशेषताएं नहीं दर्शाते हैं, है ना, पर इसको हम संक्रमण तत्व मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें डी कक्षा में प्रवेश कर रहा है, तो उस नियम से ये संक्रमण तत्व हैं, लेकिन उसके गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं संक्रमण तत्व नहीं है। तो दो कंडीशन हो गई। यहाँ पर बोलता है कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, सही है, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ये जिंक है, कैडमियम है, Hg है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए हम इसको संक्रमण तत्व मान रहे हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व जैसे गुण नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम इसको संक्रमण तत्व नहीं मान रहे हैं। अब इसको समझो, एसपीडीएफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अच्छा, इन तत्वों का वर्गीकरण है, और वर्गीकरण इसी से बनेगा, इसलिए बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से याद कर लेना है। यस ब्लॉक के तत्व वो कहलाएंगे जिसमें एनएस इलेक्ट्रॉन एक से कितने हो सकते हैं, 2। समझ में आ गया, ये एस ब्लॉक का हो गया। पी ब्लॉक में देखो NH2 और NP है, तो पी में कितने जा सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। डी ब्लॉक के तत्व हैं तो इसमें डी भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n-1 डी 1 से 10 तक, और ns का मान यहाँ पर 1 से लिख देना, 1 से कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, फिर एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो n-2, n-1, और डी का मान 0 से, यहाँ 0 से 1 लिखना है, और यहाँ पर ns का मान जो होता है 0 से 1 हो सकता है। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, ये एफ ब्लॉक के तत्व हो गए। इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पर यदि 5 होगा तो इसमें 1 कम कर दो तो कितना होगा, सॉरी, यहाँ पर मान लो 6 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो यदि यस में कितना है, 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5D, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4F। यही मतलब है n-1 का, n-2 का। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला क्वेश्चन देखने, यहाँ पर देखो, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसको देखो, यह तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन पर आधारित होता है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो उसके गुण में परिवर्तन होगा, और उसके आवर्तों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, उसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, जैसे अभी मैं पूछ रहा था कि आपको लाइन लगा के खड़ा करना हो तो हम ऊंचाई के आधार पर, है ना, या फिर हम इसके आपके वजन के आधार पर या आपके मोटाई के आधार पर जमाना चालू कर दे, तो कोई कोई आधार लेते हैं। इसका आधार, तत्वों को जमाने का आधार क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसके बाद देखो, यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या होती है, आधारित होती है। अभी हम पढ़े थे ना, जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के होते हैं उनको एक समूह में ही रखा गया है, एक वर्ग में रखा गया है, तो किस पर आधारित होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दो चीजें रखना है, ये तत्वों के परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इसमें धातु को और अधातु को पृथक रखा गया है, साथ में नहीं रखा गया, अलग अलग, कौन धातु है कौन अधातु है। ठीक है, संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से पृथक करके रख दिया गया है। तत्वों के इलेक्ट्रॉन भरने का आधार होता है sp-d-f ब्लॉक में विभाजित किया गया है। ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान पर मुख्य आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है। दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं, जो एक्टिनाइड होते हैं, लेंथेनाइड होते हैं, उनको कैसा रखा गया है, अलग रखा गया है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है। तो अगला देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। तो देखो, आधुनिक आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बांटे गए तत्व कैसे हैं। सबसे पहला मैं क्या लिख दिया हूँ, अक्रिय गैस। ये किस वर्ग में रखे गए हैं, 18वें में, है ना। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8।
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, स्थायी, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP6। हीलियम का जो होता है NH2 होता है, हीलियम का क्या होता है NH2, बाकी तत्वों का होता है NH2 6। अब इन दोनों को जोड़ोगे, ये बाहरी कक्षा के हो गए तो कितने आ जाएंगे 8। तो आपको समझना है अक्री गैस, तो अक्री गैस पहले समझो किस वर्ग के हैं, 18वें वर्ग के। दूसरा, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, स्थायी होता है। कितना होता है, NH2 NP6 होता है। हीलियम को छोड़कर हीलियम क्या होता है, NH2 होता है, वो भी 18वें समूह का है हीलियम। ठीक है। दूसरे, ये एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, ये नियान हो गया, आर्गन हो गया, जेनान हो गया, हीलियम हो गया, ये सारे तत्व जो होते हैं ये अक्री गैस कहला गए। अब दूसरे प्रकार के होते हैं प्रतिनिधि तत्व। इसमें एस और पी ब्लॉक दोनों तत्व आते हैं। कौन कौन से, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के। तो इनके बाहरी कोष कैसे होते हैं, अपूर्ण, भरे हुए नहीं होते पूरी तरह से। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, या तो यस में जाएगा और यहाँ कहाँ जाएगा, पी में जाएगा। ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, यस में जाएगा तो NS 1 से 2 होगा, यदि यहाँ पर पी में गया तो NS2 1 से 6 होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 1 से कहाँ तक हो जाएगा, नहीं 1 से 5 तक। ठीक है। 6 में तो फिर वो उसमें आ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, पी का मतलब एक खाली रहेगा, 1 से कहाँ तक भरे जाएंगे, 5 तक। ठीक है। तो एस ब्लॉक में है सोडियम है, मैग्नीशियम है, पी ब्लॉक में है क्लोरीन है, सल्फर है, कार्बन है। इस तरह से पी ब्लॉक के तत्व को लिखना है। यहाँ पर ये समझिए, अब संक्रमण तत्व की बात करते हैं, तो जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करे, है ना। इसमें कितने कक्षक अपूर्ण होते हैं, 2, यस वाला भी और डी वाला भी। तो आपको ज़्यादा ये ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, डू कोष में प्रवेश करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 - 1 डी से 1 से 10 तक होता है, और NS 1 से कहाँ तक होता है, 2 तक। एग्जाम्पल के लिए क्रोमियम है, मैग्नीज है, कॉपर है ना। ये सभी किस तत्व, कौन से तत्व कहलाएंगे, संक्रमण तत्व। इसी को हम डी ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। संक्रमण तत्व को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के। यहाँ पर है अंतर संक्रमण तत्व, जिसको हम एफ ब्लॉक के तत्व भी बोलते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अब यहीं से समझ जाओगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, एफ कोष में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-2 F1 से 14, N-1 डी का मान 0 से कहाँ तक हो सकता है, 1, NS का मान भी 1 से कहाँ तक हो सकता है, 2 तक। जैसे यहाँ पर सीरियम है और थोरियम है ना। ये इसके आंतर संक्रमण तत्व हो गए। अब देखो प्रश्न है, एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य गुण लिखिए। तो वही प्रश्न आ गया फिर से, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश करे, एस कक्षा में, है ना। यस उपकोष में या कक्षक में प्रवेश करे तो उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से क्या होता है, 2 तक। बस एस ब्लॉक की परिभाषा हो गई। वैसे क्षारीय होते हैं तो ये सामान्य गुण में आ जाएंगे। देखो, इन तत्वों के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 या 2। इनके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS 1 से 2। ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्या हैं, धातु हैं। और ये तत्व कैसे होते हैं, क्षारी होते हैं। पहले समूह वाले को क्षारी, जिसका NS1 होगा वो क्षारी कहलाएगा। NS2 वाला क्या कहलाएगा, द्वितीय समूह वाला क्या कहलाएगा, मृत, है ना। हाँ, क्षारीय मृदा तत्व। समझ में आ गया। तो एस ब्लॉक में कितने समूह हो जाएंगे, 2। पहले समूह के तत्व क्या कहलाएंगे, क्षारी, और दूसरे वाले के क्या कहलाएंगे, क्षारी मृदा या मृदा क्षारी तत्व, जैसा भी बोलना। ठीक है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 या +2। ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बाहरी कक्षा में तो +1 हो गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो गया। ये प्रबल आयनिक यौगिक होते हैं, मतलब जल्दी से ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। इनके ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारी होंगे। ये प्रबल अपचायक होते हैं, ये जटिल आयन नहीं बनाते हैं, जल तथा अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक। तो देखो, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संकरण तत्वों के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डालिए। टार्च ले लीजिए, प्रकाश डाल दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्व है क्या। ठीक। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करे, N-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। समझ में आ गया। तो जिन तत्वों या उनके आयनों में आंशिक भरे N- डी कक्षक होते हैं, यदि आप ये भी कह सकते हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको परिभाषा किसी तरीके से भी लिखना है, आपको ये समझना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन को n-1d कक्षक में क्या करना है, प्रवेश कराना है। ठीक है, इसका परमाणु विन्यास देख लो, NS, ये NH2 बाद में लिखना है, n-1d 1 से 10 तक, और यहाँ पर क्या होता है, NH2 बाद में लिख देना है इसे। ठीक है, अब इसके सामान्य गुण, इनके बाह्य दो कोष क्या होते हैं, अपूर्ण, जैसे डी वाला भी अपूर्ण है और कौन वाला है, एस वाला। तो कितने कोष अपूर्ण होते हैं, दो कोष अपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसमें शामिल कर सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 से 10 NH2 होता है। ये भी सभी क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, परिवर्ती। जैसे हम पिछले वाले में देख रहे थे कि +1 +2 है, इसमें +1 +2 +3 +4 +5 +7 तक हो जाती है, मैग्नीज की सबसे अधिक होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है, मन मुताबिक जोड़ देता है वो, चाहे जितने भी हो। ये क्या बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, संकुल लवण बनाते हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ये कैसे होते हैं, सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। ये अंतराली यौगिक बनाते हैं। ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। ये सभी इसके गुण हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, एक बार लिख करके देख लेना है। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न है, आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो सबसे पहले आयनन ऊर्जा समझते हैं। किसी तत्व के गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से आयनन ऊर्जा की परिभाषा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? सबसे पहला है परमाणु या आयन का आकार। तो यहाँ पर परमाणु या आयन का आकार जितना अधिक होगा, नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच उतना ही कम प्रभावी आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े परमाणु होते हैं या बड़े आयन होते हैं, उनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। इसके बाद यहाँ पर है दूसरा कारक, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच उच्च वैद्युत आकर्षण बल होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होता है, आयनन विभव का मान उतना ही कम होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है कि कोई भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, उस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है, परमाणु का आकार। फिर है पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक। तो पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इनके आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। फिर अगला है यहाँ पर बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं वो तत्व अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनके संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो इसका कारक है वो है आवर्तिता। तो यहाँ पर वर्ग में आवर्तिता उसको देखते हैं। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा की कमी होती है। फिर यहाँ पर आवर्त में आवर्तिता, तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ये बिंदु आपके अलग अलग भी आ सकते हैं और विकल्प में भी, खाली स्थान में भी। तो बड़े प्रश्नों को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि वो किसी भी फॉर्मेट में आए, आपसे बन जाए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के निम्न गुण में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। अब यहाँ पर ये तो 5 बिंदु हैं। परीक्षा में यदि 2 नंबर का आया तो संयोजकता भर पूछ दिया, आयनन ऊर्जा भर पूछ दिया, ऋण विद्युतता भी पूछ दिया, इकट्ठा भी पूछ दिया। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि जो जितना भाग परीक्षा में आएगा उतना हमको जवाब देना है। मान लीजिए आपसे केवल परमाणु त्रिज्या पूछा तो आप क्या लिखेंगे? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या में
कमी आती है। अब यहाँ पर ऋण विद्युता की बात करते हैं। किसी भी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, जिसके कारण ऋण विद्युता में वृद्धि होती है। माने हमको आवर्त सारणी की आवर्तता को व्यक्त करना है। फिर आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। किसी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु का आकार घटता है, जिसके कारण ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं धात्विक लक्षण। तो किसी भी आवर्त में बाएँ से दाएँ जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से जुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसके इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसलिए किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण में कमी आती है। फिर हम बात करते हैं संयोजकता की। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्रश्न है